दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस फ्यूल को आज भारत का भविष्य बताया जा रहा है, वही आने वाले समय में भारत के पानी, खेती और खाने की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज लगभग हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। कहा जाता है कि इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। पहली नज़र में ये एक ऐसा फैसला लगता है जिसमें हर किसी का फायदा ही फायदा है, लेकिन क्या तस्वीर सचमुच इतनी आसान है? इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है कि किसी भी पॉलिसी का असर केवल सरकारी प्रेजेंटेशन से नहीं समझा जा सकता। उसका असली प्रभाव खेतों में, गांवों में, नदियों में, ग्राउंड वाटर के स्तर में, किसानों की आय में और आम आदमी की जेब में दिखाई देता है। यही वजह है कि आज इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव की नहीं, बल्कि डेटा साइंस, ग्राउंड रियलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इथेनॉल क्या है, भारत इसे इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रहा है, क्या इससे सचमुच पोल्यूशन कम होता है, क्या इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पास इतना पानी है कि वो लंबे समय तक इस मॉडल को चला सके? वीडियो के अंत तक शायद आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाए। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल आखिर है क्या। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है, यानी ऐसा फ्यूल जिसे पेट्रोलियम से नहीं बल्कि पौधों या कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत में अभी इसका सबसे बड़ा स्रोत शुगर केन, उसके बाद मोलेसेस और अब धीरे धीरे मेज मक्का भी बनता जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर इस्तेमाल किया जाए ताकि विदेशी क्रूड ऑयल की जरूरत कम हो। भारत अपनी तेल आवश्यकता का लगभग 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज केवल क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च होता है। यदि एथेनॉल का उपयोग बढ़ता है तो इंपोर्ट बिल घट सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है और किसानों के लिए एक नया मार्केट तैयार हो सकता है। सुनने में यह एक शानदार योजना लगती है, लेकिन हर पॉलिसी की तरह यहाँ भी एक सवाल है, क्या इस लाभ की कीमत कहीं और चुकानी पड़ेगी? भारत ने इथेनॉल पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई बड़े संकट देखे। कोविड महामारी, रशिया यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव, इन घटनाओं ने एक बात साफ कर दी कि यदि किसी देश की एनर्जी दूसरे देशों पर निर्भर है तो उसकी इकोनॉमी भी असुरक्षित हो जाती है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और अंत में असर आपकी जेब पर पड़ता है। यही कारण है कि भारत लंबे समय से एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सभी उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष यहीं से शुरू होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां कई राज्यों में हर साल पानी का संकट बढ़ रहा है, जहां ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है, जहां क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून पहले जितना भरोसेमंद नहीं रहा, और उसी देश में ऐसी फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ाया जाए जिन्हें सबसे अधिक पानी चाहिए। क्या यह लंबे समय तक टिकाऊ मॉडल हो सकता है? यहीं से शुरू होती है असली बहस। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों ने वर्षों तक भारत की शुगर इकोनॉमी को संभाला है, लेकिन इसी के साथ इन राज्यों के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर लगातार नीचे गया है। विशेषज्ञ वर्षों से चेतावनी देते रहे हैं कि यदि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का विस्तार बिना वाटर मैनेजमेंट के होता रहा तो भविष्य में एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर दोनों पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। यही कारण है कि आज वाटर सिक्योरिटी केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का विषय भी बन चुका है। सवाल केवल पानी का नहीं है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एथेनॉल की मांग बढ़ती है तो किसानों के सामने स्वाभाविक रूप से वही फसल उगाने का आर्थिक आकर्षण बढ़ेगा जिससे अधिक आय मिले। यदि यह संतुलित तरीके से न हो तो क्रॉप डाइवर्सिटी कम हो सकती है, यानी जहां पहले कई तरह की फसलें उगाई जाती थी वहां धीरे धीरे केवल कुछ नकदी फसलों का दबदबा बढ़ सकता है। इसका असर केवल पानी पर नहीं बल्कि सॉइल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब एथेनॉल गलत है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छा या बुरा उसके उपयोग का तरीका बनाता है। यदि एथेनॉल केवल शुगर केन पर आधारित रहेगा तो चुनौतियां अलग होंगी, लेकिन यदि इसका बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल वेस्ट, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, बैम्बू, रेड स्ट्रॉ, कॉर्न रेसिड्यू और अन्य बायोमास से आने लगे तो तस्वीर काफी बदल सकती है। दुनिया के कई देश अब इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी असली बहस इथेनॉल बनाम पेट्रोल की नहीं
बल्कि कैसा इथेनॉल, किस स्रोत से, कितनी मात्रा में और किस वाटर कॉस्ट पर। यही सवाल भारत के भविष्य का फैसला करेंगे। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी लगातार बढ़ रही है और इसी बीच एथेनॉल को भारत के एनर्जी फ्यूचर का एक मजबूत स्तंभ बताया जा रहा है। लेकिन इसी समय देश के करोड़ों लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां गर्मियों में पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है। कई शहरों में ग्राउंड वाटर हर साल और नीचे जा रहा है। कई गांवों में पुराने हैंडपंप पानी देना बंद कर चुके हैं। तो सवाल ये है, क्या हम फ्यूल बचाने के लिए कहीं पानी तो नहीं गंवा रहे? यही वह सवाल है जिसे अक्सर बड़ी बड़ी बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट की बात होती है हम केवल उसका फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है एक इनविजिबल कॉस्ट। इसे कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। यानी किसी एक प्रोडक्ट को तैयार करने में खेत से लेकर फैक्ट्री तक कुल कितना पानी खर्च हुआ, यही असली गणित है। अब जरा सोचिए, शुगर केन दुनिया की सबसे अधिक पानी मांगने वाली प्रमुख फसलों में गिनी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार 1 हेक्टेयर शुगर केन की खेती के लिए जलवायु, मिट्टी और सिंचाई के तरीके के आधार पर लाखों लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। फ्लड इरिगेशन वाले क्षेत्रों में यह खपत और भी अधिक हो जाती है। यही कारण है कि वाटर एक्सपर्ट्स वर्षों से बार बार कहते आए हैं कि केवल प्रोडक्शन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, प्रोडक्शन कितना सस्टेनेबल है, यही असली सवाल है। लेकिन सरकार फिर भी इथेनॉल को क्यों बढ़ावा दे रही है? इसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, अगर कल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत अचानक बहुत बढ़ जाए तो सबसे पहले असर किस पर पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे और अंत में हर भारतीय परिवार पर उसका असर दिखाई देगा। यानी सरकार केवल फ्यूल नहीं बचा रही, वो एनर्जी सिक्योरिटी बनाने की कोशिश भी कर रही है। यही वजह है कि इथेनॉल प्रोग्राम को केवल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बल्कि नेशनल एनर्जी स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे को केवल एक एंगल से देखना भी सही नहीं होगा। असली चुनौती क्या है? समस्या इथेनॉल नहीं है, समस्या उसका सोर्स हो सकता है। अगर पूरा दबाव केवल शुगर केन पर रहेगा तो वाटर स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तो कई क्षेत्रों में वही किसान बार बार वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर इरिगेशन टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और तेज हो सकता है। यानी गलती फ्यूल की नहीं, प्लानिंग की हो सकती है। क्या दूसरे देशों ने इससे कुछ सीखा है? अब जरा दुनिया की तरफ चलते हैं। ब्राजील को एथेनॉल रेवोल्यूशन का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है, लेकिन वहां केवल एथेनॉल नहीं बना, उसके साथ साथ रिसर्च भी हुई, हाई यील्ड वैरायटी विकसित की गई, मॉडर्न इरिगेशन अपनाई गई, इंडस्ट्रियल वेस्ट का बेहतर उपयोग किया गया और पॉलिसी लगातार बदली गई। अमेरिका का मॉडल इससे अलग है। वहां एथेनॉल का बड़ा हिस्सा कॉर्न से बनता है, लेकिन वहां भी फूड सिक्योरिटी बनाम फ्यूल सिक्योरिटी की बहस लगातार चलती रहती है। यानी दुनिया का कोई भी देश ये नहीं कहता कि इथेनॉल का कोई नुकसान ही नहीं है। हर देश अपने वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर पैटर्न और क्लाइमेट के अनुसार संतुलन बनाने की कोशिश करता है। भारत को भी यही करना होगा। भारत की सबसे बड़ी चुनौती, भारत के पास ऑयल कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एग्रीकल्चरल लैंड सीमित है, ग्राउंड वाटर कई क्षेत्रों में दबाव में है, क्लाइमेट चेंज मानसून को अनिश्चित बना रहा है और इसी समय एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यानी भारत को एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ना है: एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और फार्मर इनकम। अगर इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देकर बाकी 3 की अनदेखी की गई तो आने वाले वर्षों में उसका असर पूरी इकोनॉमी पर दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शुगरकेन इतना वाटर इंटेंसिव है तो फिर क्या एथेनॉल का कोई बेहतर विकल्प भी है? क्या एग्रीकल्चरल वेस्ट, राइस स्ट्रॉ, बाम्बू, कॉर्न रेजिड्यू, बगासे, म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल भारत का भविष्य बन सकते हैं? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जो बिना फूड क्रॉप्स पर दबाव डाले फ्यूल तैयार कर सके? और अगर हाँ, तो फिर भारत उस दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल सवाल पूछे हैं, अब जवाब खोजने का समय है। अगर इथेनॉल इतना ही खराब होता तो ब्राजील पिछले लगभग 50 वर्षों से इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है? अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा होता तो फिर भारत में इसके खिलाफ इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ी हुई है?
यानी सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है और यही सच आज हम समझने वाले हैं। ब्राजील की कहानी जिसे अक्सर अधूरा बताया जाता है। जब भी एथेनॉल की बात होती है, सबसे पहला उदाहरण ब्राजील का दिया जाता है और ये उदाहरण गलत भी नहीं है। आज ब्राजील दुनिया के सबसे सफल एथेनॉल इकोसिस्टम वाले देशों में गिना जाता है। वहाँ अधिकांश नई कार्स फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। मतलब ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों का मिश्रण इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ब्राजील ने केवल फ्यूल नहीं बदला, उसने पूरी इकोसिस्टम बदली। उसने इंजन बदले, फ्यूल स्टेशंस बदले, एग्रीकल्चर बदला, रिसर्च पर दशकों तक निवेश किया, इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाया और उसके बाद जाकर इथेनॉल उसकी इकोनॉमी का हिस्सा बना। यानी ब्राजील ने पहले फाउंडेशन बनाया, फिर बिल्डिंग खड़ी की। अब भारत की स्थिति समझिए। भारत भी तेजी से इथेनॉल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, फार्मर्स को नया मार्केट मिलेगा और कार्बन एमिशंस भी घटेंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल किया है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हुई, क्रूड ऑयल इंपोर्ट का विकल्प मिला और किसानों को अतिरिक्त भुगतान हुआ। यानी पॉलिसी के अपने मजबूत आर्थिक तर्क हैं। लेकिन यही दूसरा पक्ष भी सामने आता है। इंजन कॉम्पैटिबिलिटी की बहस क्यों हो रही है? अगर आपने हाल के दिनों में न्यूज देखी होगी तो आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, E20 कंपैटिबल व्हीकल। ये शब्द अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि हर व्हीकल एक जैसा नहीं होता। पुराने मॉडल्स, नई टेक्नोलॉजी, रबर कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम, इंजन कैलिब्रेशन, इन सभी पर एथेनॉल का असर अलग अलग हो सकता है। हाल के महीनों में कई उपभोक्ताओं ने माइलेज और कॉम्पैटिबिलिटी को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार और कई वाहन निर्माता ये स्पष्ट कर रहे हैं कि नए E20 कंपैटिबल मॉडल्स इस फ्यूल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये बहस अभी भी जारी है। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंजन खराब हो जाएगा और ये भी नहीं कि कोई समस्या है ही नहीं। यानी रियलिटी हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होती। अमेरिका ने क्या किया? अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। वहाँ एथेनॉल का सबसे बड़ा सोर्स शुगर केन नहीं बल्कि कॉर्न है। लेकिन अमेरिका ने भी हर कार को E85 पर चलाने की कोशिश नहीं की। उसने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स विकसित किए, यानी टेक्नोलॉजी और फ्यूल दोनों साथ साथ आगे बढ़े। इसीलिए वहाँ कंज्यूमर के पास चॉइस मौजूद है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्यूल पॉलिसी और ऑटोमोबाइल पॉलिसी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल शुगर केन ही भविष्य है? मेरे हिसाब से और दुनिया के कई एनर्जी एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका जवाब है नहीं। असल भविष्य है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। आखिर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल क्या है? मान लीजिए धान की पराली, गेहूं का भूसा, गन्ने का सूखा कचरा, बाम्बू, कॉर्न कॉब्स, फॉरेस्ट वेस्ट, इन सब को जलाने के बजाय टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूल में बदल दिया जाए। सोचिए, एक ही टेक्नोलॉजी एयर पोल्यूशन भी कम कर सकती है, फार्मर को अतिरिक्त इनकम भी दे सकती है और फूड क्रॉप्स पर दबाव भी कम कर सकती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे वेस्ट टू फ्यूल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। OECD FAO का दीर्घकालिक आकलन भी मानता है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन आगे बढ़ेगा, लेकिन उच्च ब्लेंडिंग के लिए फीड स्टॉक टेक्नोलॉजी और व्हीकल एडेप्टेशन जैसे पहलू महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन असली चुनौती यहाँ भी है। टेक्नोलॉजी बनाना आसान है, उसे देश भर में लागू करना कठिन है। सेकेंड जनरेशन प्लांट्स महंगे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, कलेक्शन नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी भविष्य का रास्ता मौजूद है लेकिन आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, फायदा आखिर किसे? अब एक ऐसा सवाल जो शायद हर टैक्स पेयर के मन में आता है। अगर इथेनॉल से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो रहा है तो क्या पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत केवल क्रूड ऑयल से तय नहीं होती। उसमें एक्साइज ड्यूटी, स्टेट VAT, डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केटिंग मार्जिन और कई दूसरे घटक भी शामिल होते हैं। यानी अगर क्रूड सस्ता हो जाए तो भी जरूरी नहीं कि पंप पर वही अंतर दिखाई दे। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आम नागरिक ये उम्मीद जरूर करता है कि अगर देश अरबों रुपये बचा रहा है तो उसका कुछ लाभ उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे। यही वजह है कि फ्यूल प्राइसिंग आज भी सबसे बड़ी सार्वजनिक बहसों में से एक है। तो क्या एथेनॉल सही है या गलत? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब होगा, सवाल गलत है। सही सवाल ये होना चाहिए
क्या भारत सही फीड स्टॉक चुन रहा है? क्या वाटर मैनेजमेंट पर्याप्त है? क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो रही है? क्या इंडस्ट्री का पोल्यूशन पूरी तरह नियंत्रित है? क्या व्हीकल टेक्नोलॉजी तैयार है? क्या कंज्यूमर को पर्याप्त जानकारी दी गई है? और क्या पॉलिसी का लाभ किसान, उपभोक्ता और देश तीनों तक समान रूप से पहुंच रहा है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो एथेनॉल भारत की सबसे बड़ी एनर्जी सक्सेस स्टोरीज में से एक बन सकता है। लेकिन अगर इन सवालों को अनदेखा किया गया तो वही पॉलिसी भविष्य में नए संकट भी पैदा कर सकती है। और दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 में हम सबसे बड़ा खुलासा करेंगे, क्या एथेनॉल वास्तव में कार्बन इमिशंस कम करता है? क्या ग्राउंड वाटर क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? क्या आने वाले 10 वर्षों में भारत E30 या ET5 तक पहुंच सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप एक आम नागरिक हैं तो इस पूरी पॉलिसी का आपकी जेब, आपकी बाइक, आपकी कार और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? दोस्तों, अब तक हमने एथेनॉल की चमक भी देखी और उससे जुड़े सवाल भी, लेकिन अब समय है सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने का। अगर किसी पॉलिसी को समझना हो तो केवल उसके फायदे मत देखिए, केवल उसके नुकसान भी मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि अगर ये पॉलिसी अगले 20 वर्षों तक लागू रही तो इसका असर देश पर क्या होगा। यही असली परीक्षा होती है। क्या एथेनॉल वास्तव में पोल्यूशन कम करता है? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सरल भाषा में समझिए, जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो लाखों वर्षों पहले धरती के अंदर जमा कार्बन वातावरण में वापस आता है। लेकिन बायोफ्यूल का सिद्धांत ये कहता है कि जिस पौधे से फ्यूल बनाया गया, उस पौधे ने अपनी वृद्धि के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित की थी। इसी वजह से कई परिस्थितियों में इथेनॉल का लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कम हो सकता है। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, कई परिस्थितियों में। अगर खेती में अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो, अगर सिंचाई के लिए बहुत अधिक बिजली या डीजल लगे, अगर जंगल काटकर नई खेती शुरू की जाए, अगर फैक्ट्री में एनर्जी एफिशिएंसी कम हो, तो वास्तविक एनवायरमेंटल बेनिफिट काफी कम हो सकती है। यानी केवल फ्यूल देखकर फैसला नहीं किया जा सकता, पूरी सप्लाई चेन देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल, फूड या फ्यूल? अब एक ऐसी बहस जो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में चल रही है। कल्पना कीजिए, एक किसान के सामने दो विकल्प हैं। पहला, ऐसी फसल उगाना जिससे लोगों का पेट भरे। दूसरा, ऐसी फसल उगाना जिससे फ्यूल बने और ज्यादा कमाई मिले। अगर मार्केट लगातार दूसरे विकल्प को अधिक लाभ देगा तो धीरे धीरे खेती का संतुलन बदल सकता है। इसलिए दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की बायोफ्यूल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें फूड सिक्योरिटी और फ्यूल सिक्योरिटी दोनों साथ चलें, यानी खेती भी सुरक्षित रहे और एनर्जी भी। भविष्य किसका है? मेरे अनुसार और दुनिया के कई एनर्जी एनालिस्ट्स के अनुसार भविष्य केवल फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल का नहीं है। भविष्य है सेकंड जनरेशन एथेनॉल, एग्रीकल्चरल वेस्ट से फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायो CNG और रिन्यूएबल एनर्जी के मिश्रण का। यानी कोई एक टेक्नोलॉजी पूरी समस्या का समाधान नहीं बनने वाली। भारत जैसे विशाल देश को एक नहीं बल्कि कई समाधान साथ लेकर चलने होंगे। भारत के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? अगर मुझे भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी हो तो उसमें ये प्रमुख कदम होंगे। पहला, शुगर केन पर अत्यधिक निर्भरता धीरे धीरे कम करना, जहां संभव हो मेज एग्रीकल्चरल रेजिड्यू और दूसरी सस्टेनेबल फीडस्टॉक का हिस्सा बढ़ाना। दूसरा, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग और वाटर एफिशिएंसी को अनिवार्य बनाना, क्योंकि अगर पानी बचा तो खेती बचेगी तो फूड सिक्योरिटी भी बचेगी। तीसरा, हर शुगर मिल के लिए आधुनिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम और पॉल्यूशन मॉनिटरिंग को सख्ती से लागू करना। नदियां केवल इंडस्ट्री की ड्रेन नहीं है, वे करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। चौथा, व्हीकल इंडस्ट्री को पर्याप्त समय और स्पष्ट रोड मैप देना ताकि नई गाड़ियां भविष्य के फ्यूल के लिए पूरी तरह तैयार हों। पांचवा, कंज्यूमर को पूरी पारदर्शिता देना। अगर फ्यूल बदल रहा है तो उसके फायदे, सीमाएं, कंपैटिबिलिटी और वास्तविक प्रभाव भी स्पष्ट बताए जाने चाहिए। अब बात करते हैं आप जो रोज बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, फ्यूल भरवाते हैं और हर बढ़ती कीमत का असर महसूस करते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर देश इंपोर्ट बिल बचा रहा है तो क्या उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा? ये सवाल आने वाले वर्षों में और बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी एनर्जी पॉलिसी की सफलता केवल सरकारी रिपोर्ट से नहीं बल्कि जनता के अनुभव से तय होती है। अंतिम निष्कर्ष,
तो क्या एथेनॉल गलत है? न ही। क्या एथेनॉल अकेले भारत को एनर्जी सुपर पावर बना देगा? न ही। क्या एथेनॉल की जरूरत है? हाँ। क्या इसे बिना वाटर मैनेजमेंट, बिना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बिना पॉल्यूशन कंट्रोल और बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आगे बढ़ाना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। यानी एथेनॉल कोई जादुई समाधान नहीं है, ये एक बड़ा टूल है और किसी भी टूल की सफलता उसे इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करती है। अगर सही प्लानिंग हुई तो यही पॉलिसी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करेगी, फार्मर्स को नए अवसर देगी, फॉरेन एक्सचेंज बचाएगी और क्लीनर फ्यूल की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। लेकिन अगर प्लानिंग कमजोर रही तो आने वाले वर्षों में वाटर क्राइसिस, एग्रीकल्चरल स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल प्रेशर भी बढ़ सकते हैं। पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला केवल आज का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां किसान भी मजबूत हो, नदियां भी साफ हो, ग्राउंड वाटर भी सुरक्षित रहे, फ्यूल भी सस्ता और भरोसेमंद हो और इकोनॉमी भी दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो। क्योंकि असली विकास वही है जिसमें प्रगति और प्रकृति दोनों साथ चलें। अगर आपको ये वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि सोचने का एक नया नजरिया दे पाया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत की एथेनॉल पॉलिसी सही दिशा में जा रही है या इसमें अभी और बड़े सुधार की जरूरत है? मैं आपके हर विचार को पढ़ूंगा। मिलते हैं अगली बड़ी रिसर्च डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।